हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एएस इंस्टीट्यूट। तो यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या क्लास 10th चैप्टर। कौन सा है ये आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम देख रहे हैं क्या इसका तीसरा पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने लास्ट क्या देखा था, हमने लास्ट क्या ऑब्जर्व किया, वीआई ग्राफ, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन क्या थी ओम्स लॉ की, याद है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो हमने लास्ट ओम्स लॉ किया था। मैं जानता हूँ थोड़ी वीडियो लेट हो चुकी है, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा पर इसके बाद वीडियो अब लेट नहीं होगी, थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। अब इसके बाद पर वीडियो लेट नहीं होगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट ओम्स फर्स्ट लॉ। क्या बोल रहा है, कौन सा फॉर्मूला है, विच लॉ रिप्रेजेंट्स क्या, ओम्स का पहला लॉ। तो फॉर्मूला मीन्स आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, मतलब V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। जहां V क्या है मेरे पास, V है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। I मेरे पास क्या होता है, करंट। और मेरे पास R क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ये तो आप जाएं प्लेलिस्ट के अंदर और लेक्चर 1 और लेक्चर 2, ठीक है, एक बार आप देख लेंगे कि आई क्या होता है, क्यू बाई टी, ये सब ठीक है, अच्छे से बार आप देख लें। अगर सिंपल है तो करते हैं फिर आगे स्टार्ट। अगला मेरे पास क्वेश्चन क्या बोलता है, तो मेरे पास क्वेश्चन बोलता है क्या, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, निकालना है किसमें, 2 पॉइंट्स के बीच में। अगर एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये ए ये बी, निकालना क्या है हमें, इसमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ ए टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल से बैटरी के, ठीक है, ये मान लेते हैं ये प्लस तो ये माइनस, ठीक है जी। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट, तो हम ठीक है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास गिवन क्या है, करंट। बताओ आई कितना है मेरे पास, वो है 10 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू इट। और मेरे पास कितना रेजिस्टेंस, वो है 20 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन यार, इसमें है ही कुछ नहीं। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो मेरे पास I कितना है 10, मेरे पास R कितना है 20, कितना है पास V, 200 वोल्ट। सिंपल, कुछ भी नहीं था इसके अंदर आंसर। फिर आपके पास क्वेश्चन था, उसमें करने था आपको, वैल्यूज आपको पुट करनी थी और सिंपली यू गेट द आंसर। चलिए देखते हैं अब आगे। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये जो हमारे लास्ट टॉपिक था उस पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन थे। देखते हैं अब आगे। अब हमारे पास क्या आ गया, वी हैव अ न्यू टॉपिक दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है मेनली, जरा पहले ये समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, एक फिगर, ये क्या है, ये वायर है, ये क्या है, ये एक वायर है। और ये क्या है जिसपे माइनस आएंगे, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है क्या कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो फ्लो हो रहा है जी, ठीक है जी। तो फ्लो होगा तो उससे क्या होगा, करंट बनेगा। अगर मैं बात करता हूं एक वायर में, ठीक है ना, जब बात करता हूं बैटरी की, बैटरी में क्या होती है, वोल्टेज ना। काम क्या है वोल्टेज का, टू पुश इलेक्ट्रॉन्स। काम क्या है इसका, कि इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ पुश करना, ठीक है जी। जिससे क्या बनेगा, हमारा करंट बनेगा, क्योंकि वो पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उससे क्या बनेगा, करंट हमारा बनेगा। क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उसे कहते हैं हम करंट कहते हैं, ठीक है जी।
फिर जो ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक रहा है वो क्या है? वो है रेजिस्टेंस। दिख रहा है आपको ये हाथ? ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक रहा है। अब दिमाग में ये आएगा कि एक कर रहा है पुश और एक रहा है उसको रोक, तो इलेक्ट्रॉन्स तो रुक गए बीच में ही, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स तो आप कहोगे क्या कि भैया वो तो रुक गए बीच में ही, तो फिर ये काम कैसे करेगा? मैंने कहा नहीं यार, ऐसी बात नहीं कि वो रुकेंगे। समझाता हूँ आपको अच्छे से। जैसे मेरे पास ये एक वायर थी और ये मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। काम क्या है वोल्टेज का? टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स, V इज वोल्टेज। और का ये था हाथ ना, और काम क्या है रेजिस्टेंस का? उसे रोकना। ठीक है, समझते हैं कि पतला सा हाथ है क्या, पर ठीक है, इसके का मेरे पास ये रेजिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूं ना इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास ये हैं, तो आप पहले इसको समझना अच्छे से क्या कि जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ इतने पार्ट तक ही इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता है। इतना ही हाथ है इसका। जो ये एक्स्ट्रा पार्ट बच गया वो क्या होगा? वहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर जाएंगे। मतलब यहां से क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर जाएंगे, जो क्या बना देगा? हमें करंट फॉर्म करा के दे देगा। अब जिसका जितना हाई होगा क्या? रेजिस्टर, ठीक है, या रेजिस्टेंस, तो मेन तो क्या होगा उसमें? क्या होगा? उतने ही ज्यादा यहां पर क्या होगा? काफी इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ बढ़ जाएगी। या मेन क्या बोल सकते हैं हम क्या कि वो इतना एरिया कंज्यूम कर लेगा और जो एरिया उसे छोड़ना है वो एरिया वो कम हो जाएगा। ऐसा एग्जांपल मैं बोलता हूँ वापस ऐसे कि अगर ये वायर है, अगर मैं बोल दूं क्या इस वायर में इतना बड़ा ये क्या हो गया? ये हो गया हाथी। तो बताओ क्या हुआ? अब इसमें जो ये एरिया है वो क्या हो गया? वो तो बहुत ही कम हुआ नहीं है, ये छोटा सा जो एरिया है ये से जा रहा है। मतलब क्या? रेजिस्टेंस जितना हो जाएगा हाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यार वो क्या हो? वो कम हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो रहा है तो उससे हुआ क्या? होगा ये कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे। आप सिंपल एग्जांपल समझो ऐसे, अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी मंदिर की लाइन में हो, ठीक है ना, भीड़ बहुत सारी है, ठीक है, पीछे, और जो गेट है मंदिर का वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब एक बारी में सिर्फ एक ही इंसान जा पा रहा है और पीछे भीड़ क्या है? पीछे भीड़ बहुत सारी है। तो आप बताओ क्या होगा? बोलोगे आप गेट पर क्या होगा? बहुत सारी भीड़ जम जाएगी। समझ आया नहीं है? वही बात इस केस में भी हो रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूं क्या कि रेजिस्टर काम क्या करता है? जितना हाई होता है रेजिस्टेंस, उसका मेन काम क्या होता है? टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो रोक रहा है किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो रोक रहा है। अब वो डिपेंड करता है वो रोक कितना रहा है, वो कितना एरिया छोड़ रहा है। समझ आया नहीं है? अगर रेजिस्टेंस होगा हाई तो काम क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी कम हो जाएगा, मतलब वो काफी कम करंट पास करेगा। अगर रेजिस्टेंस हो कम तो क्या होगा? वो करंट को इजीली पास होने देगा, या फिर करंट का फ्लो काफी अच्छा रहेगा। अगर मैं आपको सेम बात समझाऊं ओम्स लॉ के वे में, तो ओम्स का क्या कि V इक्वल क्या होता है? वो होता है IR। तो बताओ I क्या हो गया? ये हो गया V/R। ठीक है ना? I इज, देखिए हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टू। अब मतलब क्या प्रोपोर्शनल का? जो होते हैं सामने सामने। मतलब क्या? अगर V बढ़ेगा तो मेरा I भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर जो पीछे धक्का दे रहा, अगर क्या है जो मेरा वोल्टेज धक्का दे रहा है, अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, धक्का दे रहा है पीछे से वो, तुम आगे जाओ, इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे भाई। ठीक है जी, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी होगा। और दूसरी बात जरा समझते हैं क्या? दूसरी बात क्या बोलता हूं मैं? अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा भाई?
तो मेरा आई भाई कम हो जाएगा। कैसे? सेम बात यहाँ पे, अगर आर बढ़ गया तो इसने छोड़ा ना कम एरिया। फिर जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये R1 है और ये R2 है, और मैं बोल दूं कि R2 इज मोर देन R1 है, तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? वैल्यू ऑफ करंट। मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पे I1 है और यहाँ पर I2 है, तो क्या होगा? बोलो गया भैया I1 इज मोर देन होगा I2। क्यों? क्योंकि कैसे है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नीचे है ना ये, अगर R बढ़ रहा है तो मेरा I कम होगा, अगर I कम हो रहा है, सॉरी अगर मेरा R कम हो रहा है तो मेरा I बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं हम क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर R बढ़ेगा तो I कम होगा, अगर R कम होगा तो मेरा I बढ़ेगा ही बढ़ेगा। I और V क्या है? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो कैसे हैं ये? दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? अगर बढ़ता है V तो मेरा I बढ़ रहा है, और अगर मेरा कम हो रहा है V तो क्या हो रहा है? तो मेरा I भी कम होगा ही होगा। समझ आया नहीं है? तो सिंपल सी बात सिर्फ इतनी सी थी क्या, यहाँ बस मैंने ये समझाया आपको कि काम क्या है वोल्टेज का? टू पुश द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो और करंट बने। काम क्या रेजिस्टेंस का? टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काम क्या है उसका? कि वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकना काम है क्या? रेजिस्टेंस। अब वो जितना रोक रहा है वो उतना ही क्या होगा उसका? इट हैज हायर रेजिस्टेंस, उतना ही हाई क्या होगा उसका? रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है जी, अब जरा समझते हैं आगे। अब दिमाग में ये आएगा कि अगर एक मेरे पास एक वायर है, अगर मेरे पास ये एक वायर है, तो वायर में क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं? नहीं। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक कॉपर की वायर है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पूरा पूरा कॉपर ही है, ठीक है, क्योंकि प्योर मेटल तो होते नहीं है। अगर आप गोल्ड भी बाय करते हो, उसमें भी क्या मिक्स करते हैं? मेनली उसमें कॉपर मिक्स करते नहीं करते? गोल्ड के अंदर भी जो आप ज्वेलरी पहनते हो, तो वो भी प्योर गोल्ड नहीं है, क्योंकि प्योर गोल्ड तो पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, जितनी भी हम वायर ले रहे हैं या हम जो भी एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं ज्यादातर, वो क्या है? वो ज्यादातर पूरे प्योर तो है नहीं। ठीक है, उसमें क्या हो, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटीज भी होती है। इम्प्योरिटीज मीन्स क्या? जो हम उसमें दूसरे एलिमेंट मिक्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ठीक है जी, जैसे हमने गोल्ड में यूज किया कॉपर, तो कॉपर क्या गोल्ड के अंदर क्या हो गया? वो इट इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटीज हो गई वो। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूं, क्या मैंने ये बात शायद समझाई होगी आपको? अगर नहीं तो समझ लेते हैं कि एटम में तीन चीजें। एक एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का। उसके तीन पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फ्लो, देखिए, इलेक्ट्रॉन विल हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है क्या? नो चार्ज, तो जीरो चार्ज। अब ऐसा नहीं है कि इस वायर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, मेनली कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब देखो, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, हाँ देखो जरा, अगर आप तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या देखो, ये तो समझना। अच्छा, यहाँ पे है ही नहीं, कोई नहीं। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, नहीं है? ठीक है जी, बट यहाँ पे क्या होंगे? कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होंगे कहीं ना कहीं बीच में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। ठीक है जी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा। और मैंने कहा अभी बात करी किसके बारे में? अबाउट द इम्प्योरिटीज, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्प्योरिटीज भी होंगी। तो मैंने रेड ड्रॉ किया है प्रोटॉन को, और मैंने ब्लू क्या किया है? ये दीज आर इम्प्योरिटीज। ये मेरे पास क्या है? ये इम्प्योरिटीज हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से जा रहे हैं यहां पर, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो एकदम से पहुंच गए। नहीं भाई, जब वो इलेक्ट्रॉन मेरा, एक मिनट, जब मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहां से कहां, मैं एक तरह से यहां आपको वापस से समझाता हूं कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से यहां,
उससे क्या मिल रहा है बीच में, उसे मिल रहा है बीच में क्या, कुछ मिल रही है इम्प्योरिटीज। और क्या मिल रहा है उससे, कुछ मिल रहा है उससे बीच में पॉजिटिव चार्ज। मैं बोलता हूँ यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ मेरे पास क्या आ गई, वापस आ गई क्या, इम्प्योरिटीज। ठीक है, फिर वो जा रहा है ऐसे आके। जब ये पहले यहाँ पहुंचा, टकराया किससे, वो टकराया इस इम्प्योरिटी से टकराया वो। ठीक है जी, फिर टकराया इससे। मतलब क्या है इस चीज का भाई, मतलब ये है इस चीज का कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक डायरेक्शन के अंदर, तो क्या है, कुछ ना कुछ क्या होंगे, वो कोलिजन भी होंगे। कोलिजन मीन्स टकराना। वो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज से या इम्प्योरिटी से क्या होगा, टकराएगा भी। सबसे सिंपल एग्जांपल समझते हैं। अगर आप किसी गए हो मार्केट में एग्जांपल, और वहां है बहुत भीड़, आपको पहुंचना है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि आप बोलोगे भीड़ को हट जाओ, वो जाना है, या वो हट जाएंगी, और चांस ही नहीं है। अगर आप जाओगे भीड़ से होते हुए तो क्या होगा, धक्के भी लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, धक्के लगेंगे आपको भी, और आप भी मारोगे क्या पता, क्योंकि आपको जाना है उस तरफ। जो टकरा रहे हो आप दूसरे लोगों से, वो क्या है, दे आर कॉल्ड एज कोलिजन है। वही बात क्या इलेक्ट्रॉन के लिए भी है। इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं वो, तो बीच में कुछ इम्प्योरिटीज भी है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है सारे, तो वो क्या होता है, वो आपस में टकराते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। जितने होंगे कोलिजन उतना ही क्या होगा, इट हैज मोर रेजिस्टेंस। ठीक है जी, समझ आया नहीं आया, सिंपल सी बात है, आगे समझते हैं इस बात को। मतलब जो ये कोलिजन हो रहे हैं, दीज कोलिजन आर द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, जो ये टकरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। वो रोक रहे हैं किसको, टकरा रहे हैं तरह से, वो दे आर कोलाइडिंग देम। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम जानते हैं अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उसे कहते हैं हम क्या, रेजिस्टेंस। मतलब दीज कोलिजन्स को हम क्या कहेंगे, दीज कोलिजन्स आर कॉल्ड एज क्या, रेजिस्टेंस। याद रहे, मोर कोलिजन्स, जितने होंगे कोलिजन्स, मोर विल बी रेजिस्टेंस, उतना ही हाई क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। जितने कम होंगे कोलिजन्स, उतना ही लेस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। मतलब मोर कोलिजन्स मोर रेजिस्टेंस, लेस कोलिजन लेस रेजिस्टेंस। सिंपल है भाई, समझ आए। जितने हो रहे हैं कोलिजन उतना ही हाई क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जितने कम है कोलिजन उतना ही कम क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। बिल्कुल ठीक, जरा समझते हैं आगे। अच्छा, बात करते हैं अपने घर की। हमारे घर का क्या सीन है भाई, वोल्टेज यू गेट इन एट होम, हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है। अब एक बात याद रखना, जब भी हमारे घर में कोई वोल्टेज अप या डाउन होती है, हम हमेशा क्या बोलते हैं, या बोलते हैं कि वोल्टेज डाउन हो गई। कभी हम यूज करते हैं ये वर्ड कि करंट कम हो गया, नहीं भाई, क्योंकि करंट तो वायर से आ रहा है। करंट कहां से आ रहा है, वो तो वायर में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, मेनली इलेक्ट्रॉन्स तो वायर के अंदर है ना। और वायर तो ये नहीं कि वायर कभी बढ़ गई या उसकी लेंथ बढ़ गया, उसका एरिया बढ़ गया, नहीं ना। पर जो वोल्टेज आ रही है, क्या जो आप पैसे भर रहे हो, ठीक है, बिजली का बिल, वो किसका भर रहे हो आप, वो भर रहे हो आप जो वोल्टेज सप्लाई का, जो आपको वोल्टेज मिल रही है घर में आपके। आप पैसे नहीं भर रहे करंट का भाई, क्योंकि करंट तो किस में है, आपकी वायर के अंदर है। वायर में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है, इट गिव्स अस करंट है। बट जो पुश दे रहा है, वो पुश कौन दे रहा है, दे रहा है कौन, वोल्टेज। तो आप पैसे किसके भरते हो हमेशा, जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है। समझ आया नहीं है, तो हम पैसे भरते किसके, वोल्टेज के। वोल्टेज ऑलवेज पुश इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं कि हमारे घर में वोल्टेज कितनी आ रही है भाई। हमारे घर में सबके इंडिया में खासकर वोल्टेज आती कितनी, 220 वोल्ट। कितनी आती है वो, 220 वोल्ट की वोल्टेज हमारे घर में आती है जी। ठीक है जी, अब जितने भी चीज बनी गई है एग्जाम्पल, ठीक है, 220 तो हमारे घर में वोल्टेज आ रही है, ये तो मैंने अभी बोल दिया आपको।
पर जब मैं बोलता हूं क्या, एक मिनट सॉरी, जब मैं वो क्या बोलता हूं, जब मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट, क्या जितने भी अप्लायंसेज है घर में आपके वो सब 220 वोल्ट ले रहे हैं क्या? सोचो, चांस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप देखते हो अपने जो आप फोन यूज करते हो उसमें होता है ये चार्जर 20 वोल्ट का है, ये चार्जर 60 वोल्ट का है, ठीक है। तो यार वो उतने वोल्ट के लिए बना है चार्जर को, वो उतना ही वोल्ट झेल सकता है। अब ऐसा नहीं है आप फोन को दे रहे हो 220 वोल्ट, ठीक है, दे रहे हो आप, तो भाई फोन क्या होगा, वो खत्म हो जाए भाई फोन। समझ आया नहीं है? अगर आपको ट्राई करना हो कभी कोई काम करना, अडेप्टर की तार काटना और तार जोड़ के लगा देना किसमें, जो होता है बाहर का सर्किट होता है, करना, ठीक है, ऑन। तो क्या होगा, आपका फोन चार्ज नहीं होगा, या अगर हुआ तो फिर खत्म ही हुआ फोन। जो काम मेनली अडेप्टर का, अडेप्टर के अंदर होते क्या है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर्स मेनली। वो करते क्या है, वो उससे कम लेके आते हैं किसको, वोल्टेज की वैल्यू को। समझ आया नहीं आया क्यों? अच्छा, वोल्टेज तो कांस्टेंट है जो वहां से आ रही है, बट जो जिस वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स को, उससे कम करता है कौन, रेजिस्टर से कम कर देता है। जैसे एग्जांपल बोलता हूं, अगर मेरे पास एक सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है, ठीक है जी, आपने लगाया यहां पे अपना चार्जर, चार्जर में क्या होता है, अडेप्टर ना। अब वहां से तो कितने आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है, कहां से, सर्किट बोर्ड से आपकी वोल्टेज, ठीक है जी। और वो उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स को वो पुश कर रहा है। चार्जर में क्या है, चार्जर है अडेप्टर ना, इसमें क्या है, इसमें रेजिस्टर्स है, इसमें क्या है, रेजिस्टर्स होते हैं। और ठीक है, वैसे रेजिस्टर्स भी होते हैं, और इसके अंदर रेक्टिफायर होती है मेनली, क्योंकि आपके घर पे क्या आ रहा है एसी करंट, ठीक है ना, इट कन्वर्ट टू डीसी एज वेल, ठीक है। ठीक है, पढ़ेंगे ठीक है बाद में वो, ठीक है, जब आप जो है क्लासेस के अंदर 11th-12th में वहाँ ठीक है पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है, जो करता है उसको डीसी एसी, ठीक है, इन चीज़ों के अंदर, ठीक है, वहाँ पढ़ेंगे। अभी मेन काम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास सर्किट बोर्ड था, वहां से उसमें कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट है, वो उस वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को कर रहा है पुश, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अच्छा खासा हुआ, करंट आ रहा नहीं आ रहा। चार्जर का जो अडेप्टर है उसमें क्या है, रेजिस्टेंस है, और क्या कर रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कम कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो ये फ्लो था उसे डिक्रीज कर दिया। अब ये कहाँ गया, गया फोन में, और वो हो गया क्या, वो होगा चार्ज। समझ आया नहीं आया? तो मैक्सिमम आप जितने भी अप्लायंसेस यूज करते हो वो ये नहीं है। अच्छा, एक बात और समझाता हूँ। इसीलिए अगर आप अपने फोन के चार्जर को अगर आप मोर टाइम के लिए करते यूज, तो कई बार क्या होता है, जो आपका अडेप्टर है वो काफी गर्म हो जाता है, वो काफी गर्म हो जाएगा। अब दिमाग में ये भी आएगा कि अडेप्टर गर्म होता क्यों है भाई। अडेप्टर गर्म इसलिए होता है, ठीक है, चार्जर मेनली, जैसे आज से बहुत टाइम पहले आप सुनते थे कि चार्जर फट जाते थे, चार्जर होते थे ब्लास्ट, बहुत टाइम पहले, ठीक है, अभी नहीं होते। तो ये बोलते हैं हमेशा जब भी आप कोई चार्जर बाय करो, इट इज हमेशा इसका एक कंपनी का होना चाहिए चार्जर हमेशा। वो क्यों बोलते हैं ऐसा, इसलिए बोलते हैं ऐसा क्योंकि जो आप चार्जर कर रहे हो यूज, उसमें क्या रेजिस्टर्स है, रेजिस्टर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कोलिजन होते हैं, कोलिजन टकराते हैं। जब टकरा रहे हैं उससे क्या हो रही है, उससे हो रही है फ्रिक्शन प्रोड्यूस। अगर हाथ में ऐसे घिसूं तो क्या होंगे, हाथ गर्म होंगे नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन हो रही है। वही बात उसमें भी, इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं इम्प्योरिटीज से या पॉजिटिव चार्ज से, उससे क्या होती है, फ्रिक्शन जनरेट होती है, जिससे क्या होता है, आपका जो अडेप्टर है, आपका चार्जर है, क्या वो गर्म हो जाता है कई बार, अगर आप फॉर मोर टाइम के लिए या फॉर लॉन्ग टाइम के लिए आप रखते हो फोन को चार्जिंग पर। अब ऐसा कम हो चुका है ये, बिकॉज वी आर यूजिंग गुड वायर्स, ठीक है, जो कंपनी यूज करती है। पर ठीक है, पर तब भी ऐसा कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसी बात नहीं किया होगा। तो ये बात याद रखना, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज उस अडेप्टर के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है, और वो क्या कर रहे हैं, वो मेनली ये काम कर रहे हैं क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक रहे हैं, और जितना फ्लो चाहिए किसको, फोन को, वो चाहे वो प्रोवाइड उसे
कर रहे हैं। समझ आ नहीं है, बट जो सर्किट बोर्ड से आ रहा है वो कितना आ रहा है, सबको 220 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है। ठीक है भाई, अगर आगे समझते हैं इस चीज को। अब बात करते हैं क्या कि फैक्टर्स, फैक्टर्स जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर आपने जो भी वायर लिया, आपने कॉपर सिल्वर गोल्ड के जो भी लिया आपने, वो जो वायर ली है उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ क्यों भाई, लेंथ, अच्छा देखो लेंथ क्यों बोल रहा हूं मैं, लेंथ में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मेरे पास, आप वापस समझो कि एक गली है, ठीक है ना, या ठीक है क्या, एक मंदिर की लाइन है, एग्जांपल समझते हैं, जहां पर क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी क्या है, भीड़ आई हुई है, पर गली जो है वो पतली है। और याद के जो भी बोल लो आप, कोई भी चीज है, कोई आपका रेस्टोरेंट कुछ भी हो, ठीक है, तो लाइन क्या है, लाइन लंबी है और लोग क्या है, लोग बहुत सारे हैं। अब जितनी लाइन बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, लोग टकराएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एरिया कम है भाई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरिया काफी कम है और लोग काफी ज्यादा हैं, तो क्या होगा, लोग आएंगे उस गली के अंदर और टकराएंगे एक दूसरे से, क्योंकि एरिया है ही नहीं भाई। और लोग बहुत सारे पीछे भी लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज तो उसे पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो लोग इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं, बट एरिया क्या है, एरिया बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉन्स उतने के उतने ही है भाई, और वो जा रहे हैं आगे, तो क्या होगा, टकराएंगे वो, साइड में भी आपस में भी। उस टकराने में क्या होता है, उसे बोलते हैं हम कॉल्ड एज क्या, कोलिजन। उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कोलिजन। और जितना बड़े कोलिजन उतना ही क्या होगा, इट विल हैव क्या, मोर रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इट इज proportional to length of the wire, it is proportional to length of the wire। जितनी लेंथ बढ़ेगी किसकी, वायर की, उतने ही क्या बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कोलिजन। और जितने बढ़ रहे हैं कोलिजन उतने ही क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ रहा है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अब वही बात, एज लेंथ इंक्रीजेस कोलिजन इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ ऑफ वायर के है। ठीक है भाई, देखते हैं आगे अब क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगला पार्ट जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो क्या है, वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जरा भाई यहां समझते हैं। अब भाई बात क्या आई है, बात वही आई है क्या, अगर लेंथ उतनी कितनी है, मतलब पहले लेंथ इतनी थी, अब क्या हुआ, अब मैंने लेंथ को मैंने छिड़ा नहीं, मैंने करा क्या, मैंने एरिया बढ़ा दिया भाई। मैंने क्या किया, मैंने एरिया बढ़ा दिया है, जिससे क्या हुआ है, जिससे अब ये हुआ है कि जो लोग थे, जो मेरे पास लोग थे उसी भीड़ में, याद करो, अब वो क्या हो गया, अब वो खुले खुले जा पा रहे हैं आराम से, अच्छे से, बिना टकराए। ठीक है, ज्यादा, ठीक है, टकरा अगर हो भी रही तो बहुत कम हो रही है टकराना, ठीक है, पर क्या है, वो आराम से फ्लो कर पा रहे हैं। अब ठीक है, अब इससे क्या होगा, कोलिजन कम हो जाएंगे, क्योंकि अब तो वो जा पा रहे आराम से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स जा पा रहे आराम से और टकरा भी कम रहे हैं वो, उससे क्या हुआ, कोलिजन कम हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हुआ, लोग रेजिस्टेंस क्या हुआ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के एरिया। कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये वाला एरिया, इसे बोलते हैं हम क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल मींस क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं और जहां से जा रहे हैं बाहर। जैसे ये सिलेंडर है, तो क्या होता हो, ये इसका कुछ ये हुआ नहीं, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या बन रहा था, सर्कल ना, मतलब पाई आर स्क्वायर। अगर मैक्सिमम वायर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, तो उनका अगर बात करता हूं मैं क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो क्या होगा, इट इज ऑलवेज क्या, पाई आर स्क्वायर।
जहां मेरा पाई कितना होता है 22/7 या फिर 3.14, ये ठीक है पढ़ा हुआ था आपने। और यहाँ पे आर क्या होता है, इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस क्या होता है, आर होता है। ठीक है जी, मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर की बात नहीं होती यहाँ पे, होती है सेक्शनल एरिया की, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं वो कैसा शेप है, सर्कल का शेप है, तो क्या होगा वो ऑलवेज पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस, एक मिनट सॉरी लगता है वो शायद बाहर हिल गई होगी, सॉरी भाई इसके लिए। हाँ तो अभी हम कहाँ थे, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जी। नेक्स्ट समझते हैं क्या बोल रहा है ये कह रहा है क्या, एज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेस, जैसे क्या होता है अगर मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है, अगर मेरा बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्या होता है स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हाँ भाई स्पेस बढ़ेगी, कोलिजन कम हो जाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा वो कम हो जाएगा, मतलब आर क्या है इनवर्सली, ये 1/, में ठीक है, ये 1/, में ए है, सॉरी 1/, में ए, 1/, मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा भाई। नेक्स्ट समझते हैं, थर्ड वन वी हैव इज टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कोलिजन इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, वही बात है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे या इलेक्ट्रॉन टकराएंगे इम्प्योरिटीज से या पॉजिटिव आयन से, तो क्या होगा, टकराएंगे मीन्स क्या होगा, फ्रिक्शन बनेगा, फ्रिक्शन विल जनरेट, जिससे क्या होगा हीट भी बनेगी। सिंपल, आप अपने हाथ घिसो, हाथ गर्म होंगे नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ किस वजह से हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं। वही बात यहाँ पे भी भाई, इलेक्ट्रॉन जितना टकराएंगे उतना ही क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा फ्रिक्शन भी बनेगी, जिससे क्या होगा हीट भी बनेगी। तो जितने अगर रेजिस्टेंस हाई है मतलब क्या है, कोलिजन भी बढ़ रहे हैं, जिससे क्या हो रेजिस्टेंस भी मेरा बढ़ रहा है, सिंपल। अब यहां से बात करते हैं फैक्टर्स पे जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है ज्यादातर, एक कर रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर, किस पे, लेंथ ऑफ वायर पे, दूसरा क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, तीसरा क्या है रेजिस्टिविटी, ठीक है, बात करते हैं इस पर भी, ठीक है कि ये होता क्या है ये, एंड लास्ट क्या है टेम्परेचर। तो हमें तीन तो पढ़ लिए, एक हमने पे नहीं देखा ना, तो वो क्या होता है रेजिस्टिविटी, तो बस समझते हैं रेजिस्टिविटी मेरे पास क्या होता है। रेजिस्टिविटी यार होती है एक वैल्यू ज्यादा सबकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, रेजिस्टिविटी की, उसे क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ वायर हम इसे हम कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, इसे बोलते हैं हम क्या, रो कहते हैं, RH, रो मीन्स रेजिस्टिविटी। मैंने यहाँ बात किस बारे में की है, नेचुरल रेजिस्टेंस के बारे में। मतलब क्या है इसका भाई इसका मतलब ये है सिंपली कि किसी भी एक एलिमेंट का उसका अपना नेचुरल रेजिस्टेंस कितना है, उसका अपना नेचुरल रेजिस्टेंस कितना है, वो कितनी हीट, ठीक है, अपने अंदर या ठीक है सहन कर सकती है, मेनली हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ क्या, अगर हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, कोई भी एक एलिमेंट किसके पास रेजिस्टेंस कितना है नेचुरली, उसे बोलते हैं हम क्या, रेजिस्टिविटी कहते हैं। अगर नहीं समझ आया, अगर आप वापस से समझते हैं एग्जाम्पल से, हम ज्यादातर जो वायर यूज करते हैं घर में
पता वो किससे बनी होती है? ऑब्वियसली कॉपर से। पर वायर तो एल्यूमिनियम की भी होती है, वायर तो आयरन की भी होती है, हम वो यूज क्यों नहीं करते ज़्यादातर? अच्छा, कई बार हम यूज कर लेते हैं कि बहुत कम चीज़ों में, पर अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास अप्लायंसेस काफ़ी महंगे हैं, एग्जाम्पल क्या वो लेते हैं हाई वोल्टेज या मेन सप्लाई में बात करते हैं, सो हमेशा प्रेफरेंस क्या बोलते हैं हम, क्या कि ऑलवेज यूज कॉपर वायर। ये कभी एक काम करना, अगर आप मैं बोलूँ आपका अगर एसी है, ठीक है ना, और वो आपका 1-2 टन का है, उसमें हमेशा कॉपर वायर यूज होगी। दे कांट यूज आयरन रॉड या आयरन वायर या फिर सिल्वर वो सॉरी आयरन या फिर एल्यूमिनियम वायर। क्योंकि अगर मैं करता हूं आयरन की या फिर एल्यूमिनियम की वायर यूज, तो वो क्या होगा, वो वायर जल सकती है। ज्यादातर जो होते हैं, जो हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की, वो मैक्सिमम क्यों होते हैं? बिकॉज वो वायर कौन सी यूज कर रहे थे कई बार, आयरन की या फिर एल्यूमिनियम की, जो कि होता क्या है, जो कि हाई लोड झेल नहीं पाती है, और क्या होता है, दे विल मेल्ट, और होता है इससे क्या लग जाती है, आग लग जाती है उससे। अगर आपको देखो अपने आसपास बाहर जो जितने भी वायर लगी हुई खंभों पे, वो ज्यादातर कौन सी वायर है? ऑब्वियस देयर कॉपर वायर, तो ज्यादातर कौन सी जो जिससे हमें मेन सप्लाई है। तो कॉपर ही क्यों यूज कर रहे हैं? कॉपर इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज उसका रेजिस्टेंस, कौन सा, नेचुरल रेजिस्टेंस, वो काफी हाई होता है। वो इजिली मेल्ट नहीं होने वाली वायर, अगर काफी लोड भी हुआ वायर का, तो क्या होगा, वो इजिली मेल्ट नहीं करने वाली है। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत पतली वायर ले आओ, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किस पे करता है ज्यादातर, डिपेंड्स एज वेल एज किस पे करता है, लेंथ पर भी और एरिया पर भी। बट मेन काम किसका ज्यादातर, रेजिस्टिविटी का, जिसे हम कहते हैं क्या, नेचुरल रेजिस्टेंस। हम कहते हैं कि एक किसी भी एलिमेंट का नेचुरल रेजिस्टेंस कितना है, वो कितनी हीट अपनी झेल सकती है बिना मेल्ट हुए, उसे बोलते हैं हम क्या, नेचुरल रेजिस्टेंस। अब ये सबका अलग अलग होता है भाई, ऐसा नहीं कि हाईएस्ट कॉपर का ही है, सबका ये अलग अलग है। ज्यादातर जो हम बेस्ट कहते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, वो हाई किसकी होती है? वैसे बेस्ट हम कहते हैं, बेस्ट जो होता है कंडक्टर फॉर यूजिंग वायर, दैट इज सिल्वर, एजी। एजी मीन्स सिल्वर होता है, इट हैज हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। इसके बाद सेकंड कौन आता है, दैट इज कॉपर। हम यूज करते हैं क्या फिर, सेकंड इज कॉपर। फर्स्ट इज सिल्वर एंड देन सेकंड इज कॉपर, बट क्योंकि सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए वी यूज कॉपर फॉर मेकिंग दी वायर। समझ आया जी? पक्का? चलिए जरा देखते हैं इसके फॉर्मूले को भी। अगर मैं बात करता हूं इसके फॉर्मूले की, तो मेरे पास क्या बन रहा है फॉर्मूला, तो बोलोगे क्या आप, आर जो होता है रेजिस्टेंस, वो प्रोपोर्शन किसके है, वो लेंथ ऑफ वायर के है, और इनवर्सली किसके है, वो है एरिया के। तो जब ये साइन घटता है तो क्या आता है इज इक्वल टू, और ठीक है, और आता है क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो यहाँ पे क्या होता है रो, और रो क्या होता है यहाँ पे, एल अबाई है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है आर का, रेजिस्टेंस का, वो होता है क्या, रो एल बाई है। जहां पे रो क्या होता है, रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी से हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। और ये सबकी अलग अलग होती है, ये देखिए ये सबकी क्या होती है, सब एलिमेंट्स की क्या होती है, सबकी अलग अलग वैल्यू सबकी ये होती है। हाईएस्ट होती है किसकी, सिल्वर की, ठीक है ना, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ऐसे होता है, देखिए ये सब चीजें ये, पर हाईएस्ट इज फॉर सिल्वर, और ये सबके लिए वेरी करती है। ठीक है जी, जहां पे रो क्या है मेरे पास, रेजिस्टिविटी है, और मेरे पास ए मेरे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेरे पास ये वायर का, और यहाँ पे एल क्या है, लेंथ किसकी, वायर की, और आर तो मेरा है क्या, रेजिस्टेंस। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, आर इज इक्वल टू एल बाय रो, एल बाय, जहां रो क्या है, रेजिस्टिविटी। वो कब आता है, जब ये साइन घटता है, आता है क्या, इज इक्वल टू, बट साथ में क्या आता है कोई कांस्टेंट,
जिसे बोलते हैं हम क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे है रो। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, नेचुरल रेजिस्टेंस भी। और ये सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, कोई ये नहीं कि सबके लिए फिक्स नहीं है ये। जैसे फॉर सिल्वर अलग है, फॉर कॉपर अलग है, इट विल वेरी। जरा समझते हैं अब क्वेश्चंस के फ्रेम में कि क्वेश्चंस आपके पास कैसे आएंगे। समझते हैं पहला क्वेश्चन, द फिगर शोज। अगर देखो, अगर आपको समझ में आया है तो आप एक काम करें, वीडियो पॉज करें और एक बार खुद समझे कि क्वेश्चन में क्या कहा है। ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं कि हमें आपने जो यहाँ पढ़ाया है वो समझ आ जाता है, और जब हम ट्राई करते हैं समझ नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हो, या फिर डिपेंड हो कि नहीं मुझे आंसर देखना ही देखना है। पहले क्वेश्चन को समझो कि उसमें क्या कह रखा है, और फिर खुद ट्राई करो, फिर देखो कि मेरी गलती कहाँ हुई, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। ज्यादातर सीखो कि क्वेश्चन में क्या कह रखा है। पहले लिखो, पहले क्या गिवन है और क्या निकालना है, और वो क्या कह रहा है मेनली। ठीक है, तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई खुद करो, ठीक है, फिर देन चेक योर आंसर। चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या बोल रखा है कि 3 फिगर है, शोज 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स। हमारे पास 3 क्या है, सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स है, विद देयर फेस एरिया एंड लेंथ। हमारे पास के एरियाज और लेंथ, फेस एरिया मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया। डिस्कस इन विच ज्योमेट्रिकल शेप। हमारा आर किस में हाईएस्ट है, समझते हैं जी। तो फर्स्ट देखते हैं ए वाले पार्ट में। तो मेरे ए वाले पार्ट का समझते हैं क्या बोल रखा है यहाँ पे। यहाँ लेंथ कितनी है, यहाँ मेरे पास जो लेंथ है वो कितनी है, वो है यहाँ पर एल है। एक मिनट, हाँ। तो यहाँ मेरे पास लेंथ कितनी के बना है, मेरे पास लेंथ है एल, मेरे पास ए है, एरिया ए। तो निकालते हैं आर। आर क्या जगह, रो एल अपॉन ए। लेंथ एल है, एरिया ए है जी, और रो तो है ही कांस्टेंट। नेक्स्ट समझते हैं बी पार्ट के लिए। बी में क्या है भाई, बी में क्या रखा है क्या कि भैया लेंथ तो जो हो चुकी है, लेंथ हो गई है डबल 2l से। एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया हाफ। तो ये 2 पर आएगा, नहीं आएगा भाई, डिवाइड में तो ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास तो आर कितना आ रहा है, आर आ रहा है 2 2 जा 4, 4 रो एल बाय ए। तो कितना हो गया भाई यहाँ पे, ये हो गया 4 गुना रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर मेरा आर कितना हो गया, वो हो गया है 4 टाइम्स। ये हो गया 4 रो, सॉरी एक मिनट, वो क्या हो गया, वो हो गया 4 रो एल अपॉन ए हो चुका है जी मेरा क्या, रेजिस्टेंस। समझ आया कैसे हुआ, ये 2 गया ऊपर, हो गया मल्टीप्लाई। समझता हूं मैं किसमें, तीसरे पार्ट में। जहाँ एरिया कितना हो गया है डबल, और लेंथ कितनी होगी हाफ। मतलब आर इज इक्वल टू रो एल बाई 2 अपॉन में 2a। तो कितना हो गया ये मेरे पास, ये हो गया आर रो एल अपॉन में 4a। मतलब फर्स्ट केस में क्या है मेरे पास, फर्स्ट केस में मेरे पास है आर रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया है 4r, थर्ड मेरे पास क्या है 1/4। तो हम कह सकते हैं सिंपल क्या, एक मिनट जरा मैं यहाँ करता हूँ सॉल्व, ताकि आप समझ पाए, ऐसा ना हो कि आप देख ही ना पाओ कि ये हो क्या रहा है। तो मेरे पास जो फर्स्ट केस में आया है आर, वो आया है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। जो आया बी पार्ट में वो आया आर इज इक्वल टू 4 रो एल बाय ए। जो आया थर्ड पार्ट में वो क्या आया, आर इज इक्वल टू 1/4 रो एल बाय ए। मतलब हाईएस्ट किस में, हाईएस्ट है बी में 4 4 गुना, देन किस में, देन है ए में रो एल बाय, और लास्ट किस में है, लास्ट इसमें है सी में, क्योंकि यहाँ तो 1/4 1 हुआ, तो क्या होगा हाईएस्ट होगा बी में,
फिर लोएस्ट किसमें है, लोएस्ट है सी में, और मीडियम किस मतलब ना कम नहीं होता वो किसमें है, वो ए पार्ट में। तो मैं सोच पा रहा हूँ, बस कुछ नहीं था, आपको सिर्फ वैल्यूज करनी थी पुट किसमें, फॉर्मूले में, बस। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करनी है तो आंसर इसका। तो मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 5 मीटर, और एरिया कितना है, सॉरी और यहाँ पे आर कितना है 100 ओम। तो बोलोगे यहाँ भैया कि मेरे पास रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 100 ओम है, लेंथ कितनी है यहाँ पे 5 मीटर है, और एरिया कितना है, यहाँ पे एरिया है मेरे पास 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर है क्या मेरे पास यहाँ पे एरिया। निकालनी क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी निकालनी यहाँ पे, मतलब रो। तो आर क्या होता है, आर होता है रो एल अपॉन ए। तो देखो यहाँ डिवाइड में है ये ए, तो हम निकालना क्या, निकालना है हमें रो ना। तो हम कह सकते हैं क्या दैट, अगर हम बात करते हैं ऐसे, आर इंटू ए अपॉन में एल इज इक्वल टू रो। ये यहाँ डिवाइड में था, गया मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में था, गया डिवाइड में। ठीक है जी। तो मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, मेरे पास आ रहा है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल। तो मेरे पास आर कितना था 100, मेरे पास कितना था ए 3 10 की पावर -7, मेरे पास था कितना एल 5। क्या ये कट रहे हैं, हाँ भी कट रहे हैं। 5 20 100, मेरा रो कितना आ गया 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 10 की पावर -7, या हम कह सकते हैं क्या 6 इंटू 10 की पावर -6। मेरे पास क्या आ गया, क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। सिंपल, एक यहाँ पे था 0, 10 की पावर ना प्लस में थी, सिंपल माइनस हो गया वो। ठीक है भाई, समझ आया, कुछ था नहीं सुना तो। अगर आपका सही आया आंसर तो बढ़िया है भाई, नेक्स्ट ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, फिर देखते हैं कि क्या है इसका सही आंसर आया नहीं आया। तो भाई हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास क्या, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमारे पास कितना है एरिया, हमारे पास गिवन है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम्स हाफ। एरिया कितना बन गया, एरिया हो गया है भैया पहले से आधा। ठीक है भाई, व्हेन इट्स लेंथ स्ट्रेच, और लेंथ कितनी हो गई, वो लेंथ हो गई पहले से डबल। बताओ आर कितना होगा, ये तो अभी भी किया है यार। आर क्या हो गया, रो एल अपॉन ए, जहां मेरा एल कितना है, एल है 12, और एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया हाफ। तो कितना हो गया मेरा आर, यहाँ पे आर हो गया 4 गुना रो एल बाय ए। ये तो बहुत सिंपल भी किया है, अगर लेंथ डबल है एरिया हाफ है, 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, सिंपल सी बात है ना। समझ आया। ये हो कैसा रहा है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि भैया ये कैसे हो गया। देखो यार, अगर मैं सिंपल समझाऊं आपको, जैसे यहाँ पे ये था, ये 12 हुआ नहीं हुआ, 1 मिनट, ये हो गया यहाँ पर 12, अरे यार पेन तो चेंज हो जा, हाँ ये यहाँ पे था 12, और 8 था ना पॉन में, तो आया था ये ऊपर 2/a। तो दिस वैसे क्या ऐसे हो गई ये, क्योंकि वो था ना पॉन में, क्या आर क्या था, रो एल 12 अपॉन में a/2 ना, तो 2 आ गया ऊपर ही ऐसे, दिस बिकम्स क्या 4 रो एल बाय। कितना रेजिस्टेंस हमारे पास, बोलो कि द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4, 4 गुना, मतलब क्या आर डैश विल बी 4r, जहाँ आर डैश क्या है, रेजिस्टेंस नए वाला है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस पुराने वाला है। कितना बढ़ गया है वो 4 टाइम्स बढ़ चुका है क्या रेजिस्टेंस मेरा, सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज वी आई ग्राफ। यार मैंने आपको लास्ट क्लास में
समझाया था इस बारे में अबाउट दी वी आई ग्राफ कि v इज प्रोपोर्शनल टू y, हटता आता है r, और r क्या होता है, r होता है v अपॉन आई। मतलब अगर बढ़ता है v तो मेरा r ही बढ़ेगा, और यह फॉर्मूला अगर बढ़ता है i तो मेरा क्या होगा, मेरा r कम हो जाएगा। वही सेम बात कि मतलब अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ भाई वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास वी आई ग्राफ है और v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो हम कहते हैं r क्या हो गया, v अपॉन में i। मतलब v और i कैसे है, प्रपोर्शनल है, बिकॉज ये ऊपर सामने सामने है। अगर बढ़ता है v तो मेरा r भी बढ़ेगा। पर अगर ठीक है, हमें क्या चाहिए कि किसका क्या है, हाईएस्ट रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी तो नहीं होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर फिर यहाँ चाहिए था एल और ए होना चाहिए था, इट शुड बी एल और ए। अगर बोलते इस बारे में अबाउट रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ में से होता है एल और ए। ठीक है, कोई नहीं, अभी मान लेते हैं क्या हम रेजिस्टेंस, फिर देखते हैं नेक्स्ट देते हैं क्या रेजिस्टिविटी का तो क्या होता है एग्जाम्पल। तो मैं बोल रहा हूँ v कैसा है, प्रोपोर्शनल है। अगर बढ़ेगा v तो मेरा r ही बढ़ेगा। हमें क्या चाहिए, जिसका है हाई, अगर जिसका कम होगा i उसका r बढ़ेगा। समझ आया नहीं है। अगर हम बात करते हैं किसकी, कि किसका है वह हाई रेजिस्टेंस, मतलब क्या उसके बारे में, जिसका v और r कैसे है, प्रोपोर्शनल है। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसी बात है। अगर बढ़ता है v तो मेरा r ही बढ़ेगा। r और i कैसे, इनवर्सली है, मतलब अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। सिंपल देखो ग्राफ में किसका हाई है, v बोलोगे v हाई a का तो है, और इसका i क्या है, इसका i, एक मिनट मैं जरा वापस से बनाता हूँ ताकि आप देख पाओ, और दिखाता हूँ किसी दूसरे कलर से ताकि समझ पाओ। बोलोगे इसका v इस पॉइंट पर है और इसका i कहाँ है, कुछ इस पॉइंट पे है। ठीक है जी, और इसका b पॉइंट में लिखते हैं, इसका v है कम और इसका i है ज्यादा। देखो a पॉइंट है क्या, a पॉइंट का v ज्यादा है और i क्या है, कम है। b का क्या है, b का i ज्यादा है और v क्या है, कम है। ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ a, वो क्या होगा, इट विल बी मोर देन किससे, रेजिस्टेंस ऑफ b से। मतलब a पॉइंट के पास क्या है, पॉइंट के पास क्या है, इट हैज मोर रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। अब अगर सेम केस में बोलता हूं मैं, अगर मैं बोलता हूं सेम केस में, अगर मैं बोलूं आपको, यहां पर लेता हूं मैं, अगर सेम केस में पूछते क्या आपसे कि किसके पास, बोल दे आपसे हाई रेजिस्टिविटी, बात करते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो भाई फिर ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा L एंड दिस बिकम्स A। A मीन्स एरिया एंड L मीन्स लेंथ। तो हम जानते हैं क्या कि R क्या होता है, R होता है रो L अपॉन A। तो हम कह सकते हैं क्या, या तब रेजिस्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो डिपेंड करती नहीं है, वो क्या सबके लिए अलग अलग होती है। तब भी क्या होगा, तब भी यहाँ पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस ही आएगा, बिकॉज रो तो क्या होता है, रो डिपेंड करता ही नहीं है, वो तो क्या है, वो तो है सबके लिए कांस्टेंट, ज्यादा लोग सबके लिए। तब भी यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस ही होगा। पर देखो याद है R इज प्रोपोर्शनल टू L, और R क्या है, इनवर्सली किसके है, एरिया के। तो जिसकी लेंथ ज्यादा और एरिया कम, उसका क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस। एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, अरे लेंथ ज्यादा तो R भी ज्यादा होगा, और एरिया कम तो R ज्यादा। तो बात करते ए पॉइंट में, लेंथ क्या है, ज्यादा है, एरिया क्या है, कम है। बोलते हैं बी पॉइंट के लिए लेंथ कम है
और एरिया क्या है ज़्यादा, तो बात तभी वही आएगी क्या, आर ए इज मोर देन क्या होगा, आर बी होगा भाई। समझ आया नहीं आया? क्यों? आपको सिर्फ यार देखना है नेचर को कि ग्राफ, ठीक है, ये जो ग्राफ गिवन है उसमें मेन गिवन क्या है, फॉर्मूले से, या सकता है वी आई आर से पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसका वी ज्यादा उसका आर भी क्या होगा, होगा मोर। जिसका होगा आई कम उसका आर होगा ज्यादा, बिकॉज दे आर कैसे हैं वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम है, इसमें क्या होता है इस केस में, आर और एल में जिसका होता है आर ज्यादा उसका एल भी होगा क्या, मतलब सॉरी, जिसकी लेंथ होगी क्या हाइयर का क्या होगा, उसका मेरा आर भी क्या होगा, होगा हाइयर। जिसका एरिया कम होगा उसका आर क्या होगा, होगा ज्यादा। सिंपल। तो भाई ये केस था ग्राफ का भी, अगर आपसे ग्राफ पूछ ले इस वेरिएशन में भी तो भैया बता सकते हो। अच्छा, तो यार आज के लिए इतना ही, बाकी अब वीडियोस आती रहेंगी लगातार। बाकी कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो, ठीक है, देन प्लीज़ आप करें क्या, कमेंट द कमेंट सेक्शन कि भैया ये पॉइंट समझ नहीं आया, देन आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत, कोई डाउट, परेशानी, ठीक है, कुछ भी हो देन प्लीज़ अभी कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।